सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि मॉडल पेपर जो कि 2021 का है, एनम सेकेंड ईयर का। तो मॉडल पेपर में हम लोग 3 क्वेश्चन तक देख चुके थे, जिसमें कि हमारा सॉल्व टाइप भी हो गया था और जो 15 नंबर के 1 नंबर के आते हैं वो भी हो चुका था। और बचा है ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें आज देखना है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। राइट द रोल ऑफ एनम इन फैमिली प्लानिंग मीन्स परिवार नियोजन में एक एनम की क्या भूमिका होती है। तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को नियोजित करना, कम बच्चे पैदा करना। तो ये इसको देखा जाता है एक कॉन्ट्रासेप्शन से, गर्भ निरोधन से। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक साधन कहते हैं। इनमें से कुछ साधन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। कुछ जो होते हैं मेल के द्वारा अपनाए जाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं फीमेल के द्वारा अपनाए जाते हैं। इसी के थ्रू फैमिली नियोजन होता है, परिवार नियोजित होता है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि एक जो गर्भ निरोधक होता है, जो साधन होता है, वो कौन कौन से साधन होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, किस तरीके से वो साधन होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करें कि अगर जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, विस्तृत रूप से क्या होना चाहिए, स्वीकार करने योग्य होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सब साधन होते हैं और इसमें बात किया है कि एक एनम की क्या भूमिका होती है इसके बारे में। तो देखिए, एनम की जो भूमिका होती है, एक एनम को अपने जितने भी सब सेंटर है, मतलब अगर एक सब सेंटर में रहती हैं वो 5000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं। ठीक है, तो 5000 की जनसंख्या जो है उनको जो जो न्यू मैरिड हैं या फिर जो मैरिड होने वाले हैं या फिर जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि आपको किस तरीके से, कौन सा मेथड आप अपना कर अपने अनचाहे गर्भ से क्या पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, और किस तरह से आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। कोई भी अगर बेबी आप प्लान कर रहे हैं तो पहले ये नहीं कि ऐसे ही बेबी को कर लें। आपको पहले क्या करना चाहिए कि बेबी प्लान करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हाँ, किस तरीके से हमें बेबी प्लान करना है। तो कोई भी अगर आप बेबी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले प्लानिंग बनाकर उसके बाद बेबी प्लान करना चाहिए। ये एनम की भूमिका होती है। और एनम की भूमिका ये भी होती है कि वो बताएं कि किस तरीके से, कौन कौन से मेथड है जिससे आप यूज करके क्या कर सकती हैं कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पा सकती हैं। तो उन मेथड को देखेंगे कि एनम के अंतर्गत ही आएगा कि ये भूमिका है उनकी कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो देखिए, एक होता है टेम्परेरी मेथड, और एक होता है परमानेंट मेथड। तो टेम्परेरी मेथड को देखते हैं जो कि अस्थायी होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि गर्भ निरोधक जो पिल्स आती हैं उनको लेते हैं और अंतर्गर्भाशयी जो गर्भ निरोधक साधन होते हैं उनको यूज करते हैं, प्राकृतिक गर्भ निरोधक चीज़ों को यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अस्थायी होती हैं। इसमें भी जो अवरोधक गर्भ निरोधक होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है, जिसमें कि फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड होता है। तो फिजिकल में अगर देखें, भौतिकी जो होता है उसमें मेल कंडोम आते हैं, फीमेल कंडोम आती हैं, डायफ्राम आता है और वेजाइनल जो गर्भ निरोधक स्पंज होता है वो आता है। और अगर हम बात करें कि रासायनिक जो होता है, केमिकल में कौन से आते हैं, तो फॉर्म टेबलेट्स, मतलब जो टेबलेट्स फॉर्म में लिए जाते हैं वो सब चीज़ें आती हैं। जेली हो गया, क्रीम्स हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें क्या आती हैं कि रासायनिक के अंतर्गत आती हैं। और कंबाइंड में क्या होता है कि कंबाइंड में जो कंडोम होता है एंड उसके साथ क्रीम या जेली का यूज करना, तो ये कंबाइंड हो गया, मतलब संयुक्त रूप से हो गया। तो ये मेथड होते हैं। और अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक जो होता है वो भी कितने टाइप्स का होता है, वो भी 2 टाइप्स का होता है। आप देख सकते हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक नॉन मेडिकेटेड और एक मेडिकेटेड। तो जो नॉन मेडिकेटेड होता है उसमें फर्स्ट जनरेशन की जो IUCD होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस,
इसका यूज किया जाता है, लिप्रालूप का यूज किया जाता है। और जो मेडिकेटेड होता है उसमें सेकेंड जनरेशन के जितने भी IUCD मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आते हैं वो सभी आते हैं। और क्या आते हैं, और जो थर्ड जनरेशन के हैं वो भी आते हैं इसमें जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, LNG-20 हो गया। और सेकेंड जनरेशन में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर टी किस जनरेशन का है, तो कॉपर टी जो होता है वो सेकेंड जनरेशन का होता है। कॉपर टी 20, 100, 200 ये किस जनरेशन में आता है, तो ये भी होता है सेकेंड जनरेशन में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, ये सब हो गया। और जो प्राकृतिक मेथड होता है उसमें कि सेफ पीरियड जब आए उसके बारे में आप साइकिल्स के बारे में जान लीजिए। फिर उसके बाद कब ओवुलेशन होता है, कब क्या होता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज देना चाहिए एक एनम को कि हाँ इस मंथ में अगर आप मतलब वो होते हैं तो क्या होता है कि नहीं होता है बेबी नहीं होता है कंसीव, ठीक है। तो इस सब के बारे में। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई फीमेल करवा रही है तब तक भी बच्चा प्लान नहीं हो पाता, मतलब बेबी नहीं आता है गर्भ में, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग महिला करा रही है। फिर इसमें ये भी बताना चाहिए एक एनम को कि इसमें ओरल पिल्स भी आते हैं, आप उनको भी ले सकती हैं। और अगर आप क्या कर सकती हैं, परमानेंट अपना क्या वो करना चाहती हैं कि आप बच्चे को ना पैदा करें, आपके पास सफिशिएंट है बच्चे, 2 बच्चे हो गए या फिर 1 बच्चे चाहती हैं आप या 2 बच्चे चाहती हैं, अब इसके बाद आपको बच्चे की नीड नहीं है, तो आप परमानेंट मेथड को भी अपना सकती हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए होता है और पुरुषों के लिए भी होता है। पुरुषों के लिए जो होता है, मेल के लिए जो होता है वो होता है NSV, जिसको हम नो सेक्लेपल वैसेक्टॉमी कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी होता है मेल के लिए और ट्यूबेक्टॉमी होता है फीमेल के लिए। तो मतलब ट्यूब को, इसमें जो ट्यूबेक्टॉमी होता है इनके ट्यूब को कट करके जोड़ दिया जाता है। तो ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होता है और जो मेल में होता है वो वैसेक्टॉमी होता है। अच्छा, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद करेंगे। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो फीमेल में होता है, तो ट्यूबेक्टॉमी हो गया। और जो वास डिफरेंस नलिकाएं होती हैं वो किस में होता है, वो मेल में होता है, तो इसलिए वैसेक्टॉमी मेल में हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे कि एक एनम की भूमिका में कि एनम को बताना चाहिए कि क्या चीज़ें सस्ती हैं, क्या आपके लिए सुरक्षित होनी चाहिए, किस मतलब जितने भी मेथड्स बताएं, परमानेंट हो गया, चाहे मेथड आप बता रही हैं चाहे अस्थाई बता रही हैं, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें आप अपनाएंगी तो आपको सस्ता पड़ेगा, कौन सी चीज़ें आप अपनाएंगी तो इसकी क्या हानियाँ होती हैं, क्या लाभ होते हैं आपके लिए, कौन सा मेथड बेटर होता है, इन सब चीज़ों को भी बताना होता है। तो ये हो गया फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है कि प्रसव पूर्व देखभाल की क्या उद्देश्य है, एक गर्भवती स्त्री को क्या सलाह देनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब एक प्रसव पूर्व महिला के बारे में आप लिखेंगे प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रसव पूर्व देखभाल की परिभाषा क्या होती है। उद्देश्य भले ही पूछा है लेकिन पहले आपको परिभाषा लिखना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली नियमित देखभाल ही प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। महिला को यह देखभाल प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लेबर के शुरू होने तक दिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आप उद्देश्य की हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज करके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, तो इससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को स्वस्थ और सुरक्षित रखना, उसे बढ़ावा देना, इस सब में मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए। उच्च जोखिम युक्त, सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कि उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुमेन की पहचान करना और उन पर आवश्यक ध्यान देना। जैसे कि किसी भी फीमेल को जैसे एक्लेम्सिया हो रहा है, तो एक्लेम्सिया हो रहा है, तो ये क्या होती हैं, ऐसी फीमेल में जोखिमें होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन्हें क्या करना है कि उनको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। फिर क्या है कि प्रेगनेंसी तथा प्रसव की कार्यकी के बारे में प्रेग्नेंट वुमेन को शिक्षित करना, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बताना है कि आपके साथ जब आप लेबर के लिए आप जाएंगी, लेबर रूम में आप जब जाएंगी तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से चेकअप होगा। क्योंकि जब प्रीमी ग्रेविडा रहता है, जब फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई रहती है, तो वो जब लेबर रूम में जाती है तो वो घबरा जाती है, तो वो सोचती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो उसको पहले से ही बताना है कि आपके साथ ही ये चीज़ें होगी, आपके प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से टच किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से बताना है जिससे उसे घबराहट ना हो।
फिर क्या है कि मातृ मृत्यु, मातृ रुग्णता, शिशु मृत्यु तथा शिशु रुग्णता को कम करना, मतलब आपको हाइजीन मेंटेन करके हर एक चीज़ को करना है। मतलब प्रसव पूर्व देखभाल में क्या करना है कि हर एक चीज़ हाइजीन मेंटेन करके करना है, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को भी रोका जा सके। भारी चीज़ें नहीं उठाने को कहना है, इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को मौजूद डिलीवरी से संबंधित भय, फियर या चिंता को दूर करना चाहिए। जो मैंने पहले बताया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बताना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या कंडीशन होगा, जिससे उन्हें डर वगैरह ना लगे। और ये भी बताना है कि ये हर फीमेल के साथ होता है, तो आप इसमें कोई पहली महिला नहीं है, आपको भी ये सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। और इसके बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्या करना चाहिए कि उनके जो परिजन हैं, उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको बताना चाहिए कि पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, स्वच्छता आदि के बारे में उन लोगों को जानकारी देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान और नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे सलाह वगैरह, विचार वगैरह लेना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर 2 बच्चा हो रहा है तो उसके बाद उनको उसी टाइम बता देना चाहिए कि अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग के मेथड को भी अपना सकते हैं। जैसे कि जब बेबी हो जाता है तो कॉपर टी वगैरह लगवा सकते हैं तुरंत ही, या फिर हिस्टेक्टॉमी करवा सकते हैं, मतलब जो भी उनका जैसा मन करे ट्यूबेक्टॉमी करवा सकते हैं अगर वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में कॉम्प्लिकेशन को रोकना चाहिए, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो उन सबको भी रोकना चाहिए। तो ये सब होता है उद्देश्य। और एक गर्भवती को क्या सलाह देना चाहिए, तो एक गर्भवती को यही सलाह देनी चाहिए कि वो पर्याप्त रूप से आराम करें और उसके बाद अपने भोजन पे ज़्यादा ध्यान दें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इन सबको क्या करना चाहिए, एक गर्भवती महिला को बताना चाहिए। और उनको मैंने बताया ही, जैसे कि उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भय रहता है उन सबको भी उनका दूर करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि प्रसव पूर्व यात्रा भी करनी चाहिए एक एनम को। 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला माता की मासिक रूप से एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। मतलब चाहे अगर माता भी कर सकती है या फिर एनम है तो वो भी कर सकती है, जैसा मन करे, जैसा सही हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। अच्छा, आप लोगों को मैं पहले एक जानकारी बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप चैनल बनाई हुई हूँ, जिसमें कि आप की जितने भी पीडीएफ्स हैं यहाँ मैं जो पढ़ाती हूँ वो व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दिया करूँगी, और लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मैंने पहले टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें कुछ थे 56 वगैरह फॉलोअर्स, ज़्यादा तो नहीं हो पाए थे, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। तो उससे मैं पीडीएफ वगैरह डाल रही थी, जो मैं क्लास लेती थी उसका पीडीएफ डाल दे रही थी। और कोई था भी नहीं ऐसा कि मांगने वाला, उससे मैंने कमेंट वाला भी ओपन किया हुआ था कि जिससे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मांग सके पीडीएफ वगैरह। तो फिर कोई बच्चे मांग भी नहीं रहे थे, तो मैं जो भी मुझे जब जिस दिन याद आता था तो उस दिन मैं डाल देती थी। लेकिन ये क्या है कि शायद भारत में बंद होने वाला है टेलीग्राम, तो मैं सोच रही हूँ कि इसीलिए मैं आप लोगों की वजह से जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं व्हाट्सएप चैनल बनाती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि जितने भी पीडीएफ्स हैं यहाँ जो मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप खुद से भी एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो मॉडल पेपर है। फिर उसके बाद आप अगेन वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जितनी भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया करिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बस यही पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि ये हो गया कि रिजल्ट के बारे में आपको नहीं पता है, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी न्यू बच्चे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो कि प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कितने पेजेस लगते हैं, क्या कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में बता दिया करिए। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ और जो भी चीज़ें हैं ना वो बता सकूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी ना, थोड़ा टॉपिक से इधर हो जा रही हूँ, 2 मिनट सुनिएगा। जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैंने बहुत यूट्यूब चैनल पे खोजा कि कोई वीडियो मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा था, कोई लोग भी एक भी सजेशन देने वाले नहीं थे। और टीचर्स भी पूछती थी ना तो उनको भी नहीं पता रहता था, वो सिर्फ जाते थे पढ़ा कर चले आते थे। हम लोग कितना भटके हैं रिजल्ट के लिए, रिजल्ट भी नहीं पता था किस तरीके से आएगा, कॉलेज से आएगा या फिर बाहर से कैफ़े से निकलता है, कुछ आइडिया नहीं था।
इतना यूट्यूब पे वीडियो खोजती थी, कोई नहीं डालता था। इसीलिए मैं सोची कि मैं आप लोग की, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। बस इसीलिए मैं, मेन मकसद यही है कि आप लोग की मैं हेल्प कर सकूँ। जितना मैं भटकी हूँ ना इस कोर्स के लिए, एक-एक चीज़ें, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, डाक से आएगा या फिर खुद से आएगा, मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थे, एक लोग भी हेल्प करने वाले नहीं थे। टीचर्स जो वहाँ पढ़ाते थे वो भी नहीं बता पाते थे कि हाँ, क्या होगा, क्योंकि वो जो टीचर्स रहते हैं बीएससी नर्सिंग के आए रहते हैं, तो उनको उसी का नॉलेज रहता है, एएनएम के बारे में किसी को नॉलेज नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बता दिया करिए, जिससे मैं वीडियो बना सकूँ, या फिर आपको मैंने टेलीग्राम चैनल भी दिया था जिससे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम का विस्तृत वर्णन करें। तो विस्तृत वर्णन दिया है, तो इसका मतलब आपको पूरा हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के बारे में, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, तो 1 सेकेंड, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइपर प्लस एमेसिस प्लस ग्रेविडम। हाइपर का अर्थ होता है अत्यधिक, एमेसिस का अर्थ होता है वोमिटिंग, उल्टी, तथा ग्रेविडम का होता है गर्भवती महिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम का अर्थ होता है गर्भवती महिला में अत्यधिक उल्टी का होना। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो सीवियर प्रेसिपिटेट नोसिया एवं वोमिटिंग होती है, जो कि महिला में डिहाइड्रेशन का कारण बनती है। तो हाँ, महिला के स्वस्थ क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सीवियर तथा प्रेसिपिटेट नोसिया एवं वोमिटिंग, जो कि महिला में डिहाइड्रेशन उत्पन्न कर देती है, महिला के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, तथा इसके द्वारा हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कहलाती है। यही जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसका सीधा साधा सिंपल मतलब यही है कि गर्भवती महिला में जब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और नोजिया होता है, तो उसे ही हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है उसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब लास्ट तक होता रहता है और बहुत ज़्यादा होता रहता है, एक दिन में 20-30 से ज़्यादा होने लगता है, तो इसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कहते हैं और इसमें इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है। और मुझे लग रहा है आप लोगों को नॉइस आ रहा होगा पीछे से ना, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं बहुत कोने में आकर बना रही हूँ, फिर भी वॉइस आ ही जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान मैंने बताया ही जो होता है वो क्या होता है, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। अच्छा, कॉजेज़ क्या होती हैं इसकी, तो देखिए कॉजेज़ की बात हम करते हैं। तो देखिए, हार्मोनल जो होता है उसमें एचसीजी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसमें कि एचसीजी की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि महिला की फिजियोलॉजी भी इसमें इन लक्षणों की न्यूरो न्यूरोजेनिक है ना, तो न्यूरोजेनिक में क्या होता है, जो महिला की साइकोलॉजी भी इसमें क्या करती है, लक्षणों की तीव्रता को बढ़ा देती है। जैसे कि महिला बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो उसमें भी ऐसा कंडीशन देखा जाता है। गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, जिसमें कि क्या होता है कि अमाशय की गति में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि अमाशय की गति का कम हो जाना भी महिला में नोसिया या वोमिटिंग का कारण बनता है। और विटामिन B1 या विटामिन B6 की कमी की वजह से भी क्या होता है कि हो जाता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर हैं प्रीमी ग्रेविडा, जैसे कि अगर पहली बार कोई फीमेल हुई है प्रेग्नेंट, तो उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। और या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक ही बार में बच्चे, जैसे 2-3 बच्चे होते हैं जिसको जुड़वा ट्विंस होते हैं, तो उनमें भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है। या फिर हाइडेटरी फ्रॉम मोल है,
तो भी ये कंडीशन देखी जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज, अगर फैमिली में किसी भी मेंबर को या फिर माता को, किसी भी माता को या नानी को या दादी को हुआ रहता है तो भी ये कंडीशन देखी जाती हैं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, बिना प्लान के प्रेगनेंसी कंसीव करना, उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। या फिर जब माँ के गर्भ में फीमेल, ऐसी महिलाएं जैसे कि जब माँ की गर्भ में फीमेल होती हैं, जैसे कि जब मेल होते हैं ना तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, लेकिन जब फीमेल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन देखी जाती है। ऐसी महिलाएं जिनमें पूर्व की गर्भावस्था के दौरान यह समस्या रही है, मतलब अगर कोई फीमेल है दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, अगर उसको पहले हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन देखी गई है तो ये चांसेस रहते हैं कि दोबारा भी जब प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी देखा जाता है, मतलब दोबारा अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसमें भी देखने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, महिला के वजन में 5% की कमी हो जाती है, ठीक है। और भूख कम लगना, जो फीमेल होती है उसको भूख कम लगता है। मूत्र त्याग की मात्रा कम हो जाना, देखिए नॉर्मल सी बात है, जब पानी की कमी होगी, बार बार वॉमिटिंग होगा तो फिर कहाँ से रहेगा पानी, ठीक है। ट्रकीकार्डिया होना, ट्रकीकार्डिया हो जाता है। हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम हो जाता है। शुष्क जीभ, देखिए जब पानी नहीं रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बार बार वोमिटिंग होगी तो नॉर्मल सी बात, ये सब नॉर्मल है कि शुष्क जीभ हो जाना। ओलिगोयूरिया, मतलब वही मूत्र त्याग, मतलब जो यूरिन होता है वो कम पास आउट होता है। सन की आई एंड टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। अच्छा, मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट इसमें क्या करना चाहिए, तो अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए और इंट्रावीनस तरल देना चाहिए, मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़वा देना चाहिए, IV फ्लूइड देना चाहिए और इससे बचने के लिए दवा देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में वाइटल साइन चेक करना चाहिए और सामान्य स्थिति को एक्सेस करना चाहिए, मतलब सामान्य स्थिति को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन का पता भी लगाना चाहिए। और महिला की देखभाल में क्या करना चाहिए, तो महिला के कॉम्प्लिकेशन को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जैसे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में बहुत ज़्यादा कंडीशन होता है कि जॉइंटिस होने की भी कंडीशन रहते हैं, कॉफ भी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कहीं कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा किसी दूसरी बीमारी का तो नहीं हो रहा है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है उसकी वजह से दूसरी बीमारी ना हो जाए, एनीमिया ना हो जाए, तो इन सबको भी चेक करना है। और अस्पताल में रुकने से यदि इन्फेक्शन हो तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल में कभी कभी क्या होता है कि फीमेल जाती है उनको इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये जो अवस्था होती है बड़ी नाजुक अवस्था होती है, तो इसमें इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसमें देखना चाहिए, तो उसमें अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और IV फ्लूइड बंद करने के बाद मुंह से खाना पीना देना प्रारंभ कर देना चाहिए, मतलब जब तक IV फ्लूइड चले तब तक खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए, और जब IV फ्लूइड बंद कर दिया जाए उसके बाद खाने पीने के लिए देना चाहिए। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी, या फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको भी कमेंट में बताया करिए, जिससे मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए तुरंत आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और कल मैं बताऊँगी आप लोगों को UPSSC एनम का वैकेंसी जो है वो कब आने वाली है, तो वो उसके लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। धन्यवाद।